हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और बात करेंगे द होम रूल लीग प्रोग्राम के बारे में। तो देखो, अब हमने पिछले वीडियो में मैडम बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है वहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज द होम रूल लीग प्रोग्राम। अब देखो, ये जो मूवमेंट थी ना होम रूल लीग वाली, इसका बेसिक एम क्या था? इसका एम यही था कि जो आम आदमी है उसको बताना, उस तक जो है इस मैसेज को पहुंचाना कि ये जो कैंपेन हम चला रहे हैं ये सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, हमारी अपनी गवर्नमेंट, हमारा अपना होम रूल, उस वो जो चीज़ है, वो जो मैसेज है उसके बारे में एजुकेट करना लोगों को कि भाई हम ये कैंपेन किस चीज़ के बारे में चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर भी बहुत बैकवर्ड इलाके थे, पॉलिटिकली बैकवर्ड इलाके, जिनको कुछ पता ही नहीं था कि जो ये ना पॉलिटिकल जो कैंपेन चल रहे हैं, जो फ्रीडम फाइट जो चल रही है वो किसके बारे में है, क्या उसके एम है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, बहुत बहुत जगहों पर तो जैसे कि गुजरात हो गया या सिंध हो गया, इन एरिया में तो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जाती नहीं थी, जाती भी थी तो पता ही नहीं था ठीक है लोगों को कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ठीक है, फिर ये जो होम रूल लीग का जो मूवमेंट थी, इसका एम यही था आम आदमी तक इस मैसेज को, सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल लीग के मैसेज को पहुंचाना। अब इसके कई सारे तरीके थे। ठीक है, एजुकेट करने के, पॉलिटिकल एजुकेशन देने के कई सारे तरीके थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैडम बेसेंट जो और बाल गंगाधर तिलक जो है अपना रहे थे। जैसे कि पब्लिक मीटिंग हो गई या लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करी, लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। फिर जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली जो यंग जनरेशन है, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको बुलाना और उनको क्या बोलते हैं, मतलब उनको बताना कि क्या चीज़ चल रही है अभी, क्या ये मूवमेंट किस चीज़ के बारे में है, उन्हें क्या करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर का भी यूज़ करना, काफ़ी न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, पोस्टर वगैरह, इनका यूज़ करके जो है बेसिकली अलग अलग तरीक़ों से ये होम रूल लीग मूवमेंट चल रही थी। ठीक है, ये उस टाइम पर हो रहा था। अब एक रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में भी आपने सुना होगा 1917 में, वो भी एक एडवांटेज ही था। ठीक है, होम रूल लीग कैंपेन के लिए। तो ठीक है, चलो ऐसे जो है इन कुछ तरीकों से पैम्पलेट वगैरह, न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड, और फिर ऑर्गेनाइज मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, यंग जनरेशन को बुलाना लाइब्रेरी में, और पब्लिक मीटिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे इन तरीकों से बेसिकली जो ये मूवमेंट है आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ पर इस मूवमेंट को कई सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया। ठीक है, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद में चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, फिर मोहम्मद अली जिन्ना, तेग बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, इन सभी ने मतलब ऑलमोस्ट, अब एक एक आपको नाम रटने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि उस टाइम के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन सभी ने बेसिकली इस होम रूल एजुटेशन को, होम रूल कैंपेन को ज्वाइन किया। ठीक है, उस टाइम पर आपको पता होगा कि जैसे मैडम बेसेंट ने रिक्वेस्ट किया था कांग्रेस को कि उनकी जो लीग है, होम रूल लीग, उसको बढ़ावा दें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको सपोर्ट करें, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया था। मतलब कांग्रेस वाज इन एक्टिविटी, बेसिकली इनएक्टिव थी। ठीक है, कांग्रेस वाज नॉट एक्टिव एट दैट टाइम। ठीक है, क्योंकि मतलब देखो कांग्रेस में क्या मॉडरेट्स का दबदबा था। ठीक है, और मॉडरेट जो थे बेसिकली दे वांटेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। ठीक है, तो मतलब कि कांग्रेस वाज बेसिकली इनएक्टिव। ठीक है, कांग्रेस अगर इनएक्टिव थी तो मतलब कि जो लोग कांग्रेस में थे वो कुछ करना चाहते थे, वो अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करना चाहते थे, तो उन्हें लगा कि यार कांग्रेस से तो कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो फिर हम इसको ही ज्वाइन कर लेते हैं, ये होम रूल लीग मूवमेंट है, इसी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं कांग्रेस से भी ज्वाइन हो गए होम रूल लीग मूवमेंट में। फिर जो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, उनकी इस टाइम के आसपास जो है डेथ हो गई थी, जो लेकिन उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उन्होंने सेटअप करी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो उसके भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसको मूवमेंट को, होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन करा। ठीक है, तो मतलब कि दिस मूवमेंट गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस मूवमेंट को काफ़ी सारा सपोर्ट मिला। समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड की बात करें, अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, बेसिकली वही चीज़ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कभी भी कोई भी चीज़ जो है क्या बोलते हैं, कान खोल के ढंग से तो सुनी नहीं है। ठीक है, वो तो हमेशा ही सप्रेस और रिप्रेस करते आए, हमें हमेशा ही उन्होंने सप्रेस करा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मूवमेंट हो। ठीक है, बिना कोई लॉजिकल, उसका मतलब लॉजिकल सुनने की बजाय उसको, वो क्या चाहते, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या मांग है, क्योंकि हमारी धरती थी भाई, वो हमारी धरती है वो। ठीक है, हमारी धरती है और हमारी धरती ही रहेगी हमेशा। तो हमारी मांग ही चलेंगी यहाँ पे, हमारा जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सुना, कभी नहीं सुना उन्होंने। ठीक है, ऑलवेज दे केप्ट डिप्रेसिंग एंड सप्रेसिंग द पीपल ऑफ दिस नेशन।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वही क्या बोलते हैं, ये पॉलिटिकल मीटिंग पे बैन लगा दिया, ठीक है, अरेस्ट वगैरह होने लगे, अरेस्ट कर लिया काफ़ी सारे लोगों को। जो ये मैडम बेसेंट जो है उनको अरेस्ट कर लिया। फिर उनके जो कुछ उनके क्या बोलते हैं इस लीग के मेंबर थे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, उनको भी अरेस्ट कर लिया। फिर बाल गंगाधर तिलक पे जो है बैन लगा दिया, उनको एंटर करने पे बैन लगा दिया पंजाब और दिल्ली में, कि वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि सप्रेशन और रिप्रेशन फुल फोर्स में चल रहा था। फिर इसी के चलते एक व्यक्ति थे एस सुब्रमण्यम अय्यर, तो उन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो गिव अप कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट का एटीट्यूड ही इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं नेगेटिव और इतना फोर्सफुल था, ठीक है। ऑल्दो हमारी जो डिमांड थी देवर राइटफुल, ठीक है, हम अपना हक मांग रहे थे, ठीक है। हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो हमारे राइट के अंदर में ना हो, ठीक है। धरती हमारी है, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो फाइनल डिसीजन जो है वो हमारा ही होगा ना। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। आपको क्या पता हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, ठीक है। तो ऐसे चलते हुए जो है ये मतलब रिप्रेशन और सप्रेशन फुल ऑन चला, ठीक है। तो मैडम को भी यानी मैडम बेसेंट को भी अरेस्ट कर लिया, उनके एसोसिएट्स जो थे बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, उनको भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो है मैडम बेसेंट जो है उनको फिर छोड़ दिया गया, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था इट वॉज अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिस नेशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर क्या बोलते हैं इस एजिटेशन के बारे में अगर बात करें तो ये फेड आउट हो गई 1919 तक, ठीक है। 1916 में ये स्टार्ट ही हुई थी, ठीक है। 1916 में तिलक और मैडम बेसेंट ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और मैडम बेसेंट ने जो है अपना स्टार्ट करी थी लीग, ठीक है, बनाई थी। 1919 तक आते आते जो है ये मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट जो है वो डाई डाउन हो गई। उसके रीजन क्या है बेसिकली, पहला रीजन तो ये है कि कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लूजली ऑर्गेनाइज थी। स्पेशली मैडम बेसेंट की जो लीग थी वो तो बहुत ही लूजली ऑर्गेनाइज थी। अब पूरे देश में आप फैल रहे हो, 200 से ऊपर आपकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो मतलब कि स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपको, ठीक है, प्रॉपरली जो है सब कुछ काम होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो चीज़ जो है हमें नहीं देखने को मिली, ठीक है। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पहला रीजन ये है, इसी वजह से ये होम रूल लीग मूवमेंट जो है डाई डाउन हो गई 1919 तक। फिर दूसरी जो चीज़ है 1917-18 के आसपास हमें कम्युनल राइट्स मिले। कम्युनल राइट्स अब आपको देखने को इसीलिए मिलेंगे क्योंकि देखो जो है मुस्लिम, एक तो मुस्लिम्स हैं, एक एंग्लो इंडियंस थे, और जो सदर्न इंडिया में जो लोग रहते थे बेसिकली, ठीक है, नॉन हिंदू, ठीक है, तो उन्होंने जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था बेसिकली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जब मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो जो है सोचते थे कि अगर ये क्या बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, भारत में अगर सेल्फ गवर्नमेंट आ गई तो मतलब कि फिर हिंदू लोग जो हैं वो रूल करेंगे हम पर, ठीक है, मतलब हमारा जो है हमारे राइट्स ले लिए जाएंगे। तो इसीलिए जो है मुस्लिम, एंग्लो इंडियंस और जो सदर्न इंडिया में नॉन हिंदूज लोग जो हैं उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था इस मूवमेंट को। तो मतलब कि फिर 1917-18 के आसपास जो है जब वो मुस्लिम लोग जो सपोर्ट में ही नहीं थे, ठीक है, तो फिर कम्युनल राइट्स देखने को मिले हमें 1917-18 के आसपास। तो उस वजह से भी वो भी एक रीज़न है इस मूवमेंट का डाई डाउन होने का। अब एक और तीसरा रीज़न की अगर हम बात करें तो फिर वही है मॉडरेट का पुराना जो एक अपना उनका आइडिया चलता आ रहा था कि हाँ रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कि मतलब उनका एक बहम जो था मन का, ठीक है, कि कुछ मत करो अभी ना, अभी क्या बोलते हैं कोई एक्शन मत लो, रिफॉर्म्स आने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई, कुछ ठीक नहीं हुआ, कभी कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ आज तक, ठीक है। जब भी ये क्या बोलते हैं पेशेंस वाली जो चीज़ दिखाई ना, जब भी हमने पेशेंस वाली चीज़ दिखाई अपने पास्ट में, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पर कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल के आया, ठीक है, बिकॉज उनका तो मेन मोटिव ही यही था, ठीक है, एक्सप्लॉइट करो दबा के करो एक्सप्लॉइट इन लोगों को। वो तो ब्रिटिश तो यही चाहते थे, ठीक है। ऊपर से आप भी ये कह दो कि ठीक है हाँ कुछ मत करो, रिफॉर्म आने वाले हैं, बढ़िया रिफॉर्म आने वाले हैं, सब बढ़िया हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ ना, मोरलेमेंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ और ना ही 1919 में जो ये क्या बोलते हैं न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया बेसिकली इंडिया का, ठीक है, जो ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे 1919 में, उसमें भी कुछ नहीं दिया, ठीक है। बेसिकली मतलब कि बेवकूफ़ बनाते गए यार, हमें बेवकूफ़ बनाते गए ये लोग, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, मॉडरेट का भी ये जो था कि वो ना कि रिफॉर्म्स आने वाले हैं, तो इस वजह से भी जो है कि मतलब उनका भी कोई साथ नहीं मिल पाया, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस तो वैसे ही इनएक्टिव थी उस टाइम पर,
ठीक है। और फिर मैडम बेसेंट जो है, मैडम बेसेंट को भी रिलीज कर दिया गया। वैसे मैडम बेसेंट को वैसे अरेस्ट कर लिया था, मैंने अभी बताया आपको, लेकिन फिर ठीक है उनको भी रिलीज कर दिया। तो फिर ये लोग भी ठंडे पड़ गए। हाँ ठीक है, मैडम बेसेंट भी रिलीज हो गई है, ठीक है, तो मतलब कि ना अब ठीक होने वाला है, मतलब कि ब्रिटिश जो है उसे समझौता हो जाएगा है, मतलब वो अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं अभी हमारे लिए, ठीक है, बड़े बड़ी बढ़िया बढ़िया रिफॉर्म लाने वाले हैं, कुछ नहीं लेके आने वाले वो, ठीक है, और कुछ लेके भी नहीं आए वो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको एक बात जो है वो याद रखनी है कि 1917 में अगस्त में एक डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है, उसको कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन कह देते हैं उसको, ठीक है। तो अगस्त डिक्लेरेशन जो है 1917 में जो हुई थी, उसमें क्या बताया गया था कि ये जो ब्रिटिश का जो एक लॉन्ग टर्म गोल है ना, ब्रिटिश लोगों ने कहा ये बात, ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने कहा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है कि सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए, ठीक है, इंडिया को। मतलब कि बेवकूफ बना रहे थे, वैसे तो बेवकूफ बना रहे थे, ठीक है, कुछ नहीं देने वाले थे वो, लेकिन वो ना कि मतलब क्या बोलते हैं, झूठा दिलासा देने के लिए कह दिया कि ठीक है ब्रिटिश का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो मतलब कि आप टेंशन मत लो, आपको ना जो ये आप होम रूल जो आप कह रहे हो आपको दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब कि ये भी एक जो चीज है इसने भी डाई डाउन कर दिया, ठीक है, लोगों को मतलब इनको मॉडरेट्स को लगा कि हाँ मतलब ना होम रूल तो मिल जाएगा, मैडम बेसेंट भी रिलीज हो गई है, तो मतलब ठंडा पड़ गया माहौल जो है ना, वो ठंडा पड़ गया, गर्मी जो थी ना वो खत्म हो गई बेसिकली, ठीक है। अब चौथा अगर रीजन देखा जाए, एक और रीजन, तो उसकी अगर बात करें तो एक जो ये क्या बोलते हैं, जब गवर्नमेंट ने अपना एटीट्यूड दिखाया, ये नेगेटिव रिप्रेशन और सप्रेशन वाला एटीट्यूड, तो इसके बाद में जो है पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो कहने लगे कि पैसिव रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस मतलब कि जो है हम कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, ठीक है, जाना बंद कर देंगे, स्कूल वगैरह जाना बंद कर देंगे, प्रोफेशन छोड़ देंगे, समझ रहे हो कि मतलब क्या बोलते हैं ना कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे जब तक हम ही कुछ मतलब अपनी तरफ से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो आप किस पे राज करोगे, आप क्या गवर्नमेंट आप चलाओगे, समझ रहे हो कि मतलब हम अगर नहीं काम करेंगे, हम सारी चीज छोड़ देंगे, ऑफिस में काम करना छोड़ देंगे, स्कूल में आना छोड़ देंगे, तो आप अपनी इंस्टीट्यूशन कैसे चलाओगे, समझ रहे हो। तो पैसिव रेजिस्टेंस जो है ना वो बाल गंगाधर तिलक मतलब क्या बोलते हैं प्रपोज करने लग गए, ठीक है, कि पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब फॉलो करो अब, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ऐसे नहीं मानने वाली। तो फिर वही मॉडरेट लोग जो है वो तो कभी मतलब वो तो चाहते ही नहीं थे, वो तो यही है कि मतलब पोस्टर वोस्टर बनाते रहो, न्यूज़पेपर मतलब क्या बोलते हैं ना, पैम्पलेट से प्रेयर और पेटिशन वाली पेटिशन डालते रहो, प्रेयर करते रहो कि हाँ भाई हमें कभी रिफॉर्म मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन मॉडरेट तो यही चाहते थे, प्रेयर और पेटिशन वाला मेथड था उनका। तो फिर उन्होंने लगा कि यार ये तो फिर अब दोबारा पैसिव रेजिस्टेंस कहने लग गए, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोग, तो फिर हम साथ नहीं देंगे इनका, ठीक है, हम साथ नहीं होंगे तुम्हारे अगर तुम ये पैसिव रेजिस्टेंस वाला अपना जो है अपना तरीका अपनाओगे। तो फिर ये जो है मॉडरेट भी दूर हो लिए अब, ठीक है, और वैसे मॉडरेट ठंडे भी पड़ लिए थे, ठीक है, कि रिफॉर्म्स आने वाले हैं, मैडम बेसेंट को भी रिलीज कर दिया, तो मतलब कि सब कुछ जो है माहौल ठंडा पड़ गया, कहने का मतलब ये है। अब इसके बाद में जो है मैडम बेसेंट जो है वो भी कंफ्यूज हो गई कि भाई ये जो डिक्लेरेशन कर दिया इन्होंने अगस्त 1917 में जो डिक्लेरेशन करी थी उसमें तो कहा था कि हाँ रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, तो मतलब कि हाँ रिफॉर्म्स तो आने वाले होंगे, ठीक है। तो फिर मैडम बेसेंट भी कंफ्यूज हो गई। जब आपका लीडर ही कंफ्यूज हो गया, जब आपका लीडर को ही नहीं पता कि किस तरफ जाना है, तो मतलब जो पीछे की जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैडम बेसेंट भी कंफ्यूज हो गई कि एक तरफ तो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आने वाले हैं, अभी मॉन्टफोर्ड जो ये डिक्लेरेशन हुई थी 1917 अगस्त में, अगस्त डिक्लेरेशन, तो उसमें मतलब कि रिफॉर्म्स की बात करी गई थी कि हाँ हम रिफॉर्म्स देंगे। तो मतलब कि मैडम बेसेंट मतलब डबल माइंडेड हो गई इस टाइम पर, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से जो है मतलब कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो कह रहे थे पैसिव रेजिस्टेंस का। तो मैडम को पता ही नहीं चला कि भाई या तो पैसिव रेजिस्टेंस करूं या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं वेट करूं, मतलब इन रिफॉर्म्स का वेट करूं, क्या करूं। तो मतलब कि मैडम बेसेंट पूरी जो है मतलब डगमगा गई, कहने का मतलब ये है, मतलब कि डिसबैलेंस हो गई, डबल माइंड हो गई उस टाइम पर। और फिर जो है मैडम बेसेंट का भी कोई ज्यादा फिर रोल नहीं रहा, और उसके बाद में जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनको भी फिर फॉरेन जाना पड़ा, एक उनका केस था। तो फिर सीन क्या था बेसिकली कि एक व्यक्ति थे, ठीक है, उनका नाम था वैलेंटाइन कायरोल। तो उनकी एक बुक थी इंडियन अनरेस्ट नाम की। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुटेशनल पॉलिटिक्स, कि ये जो है लोगों को भड़का रहा है, ठीक है, ये उकसा रहा है लोगों को अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो जो केस था उसमें फिर बाल गंगाधर तिलक को बाहर जाना पड़ा था, ठीक है, मतलब अपने केस के लिए। तो फिर बाल गंगाधर तिलक भी देश में नहीं थे, और फिर मैडम बेसेंट भी डबल माइंड हो गई। तो मतलब कि कोई लीडर ही नहीं था, ठीक है, मूवमेंट जो लीडरलेस हो गई बेसिकली, कोई लीडर ही नहीं है तो कौन मतलब क्या बोलते हैं ना मूवमेंट को आगे लेके जाएगा।
फिर एक और रीज़न आपको जो इस टाइम पर मिलता है वो ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, जिनको लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं, विच आई डू नॉट बिलीव एट ऑल दैट ही वॉज अ महात्मा, लेकिन ठीक है, इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको चैप्टर कंप्लीट कराना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, मोहनदास गांधी जो हैं वो भारत में आए। अब उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया अहिंसा का, सत्याग्रह का, ठीक है, नॉन कॉपरेशन, ये जो अपना, ठीक है, कि कुछ मत करो, अहिंसा, ठीक है, कभी मतलब कोई अगर आपके ऊपर अन्याय भी करे तो उससे सहते रहो। तो ये वाला जो प्रचार प्रसार है उनका वो करने लग गए, ठीक है। एंड आई एम नॉट ए फॉलोअर ऑफ दिस पर्सन एट ऑल, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है इसीलिए। तो ठीक है, फिर ये मोहनदास गांधी जो हैं भारत में आए और अपना प्रचार प्रसार करने लग गए, लेकिन उस टाइम पर जो है इतना मतलब इस मूवमेंट ने इनके जो ये नॉन वायलेंस वाला जो सिस्टम है उसने इतना गेन नहीं करा था ग्राउंड, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो है घूम रहे थे, भारत में घूम रहे थे, अलग अलग जगह पे घूम रहे थे, देख रहे थे कि क्या सिचुएशन है, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मतलब कि इस टाइम पर इतना ज़्यादा ये इस मूवमेंट ने अब इतना ग्राउंड गेन नहीं किया था, ठीक है। सत्याग्रह और ये वाला जो नॉन वायलेंस वाला जो ये एक मास मूवमेंट जो है इसने इतना ग्राउंड गेन नहीं किया था, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हो गई थी, मतलब स्टार्ट जो है मतलब ये चीज़ हो गई थी। तो इसी वजह से जो है होम रूल मूवमेंट फिर साइड लाइन हो गई, ठीक है, फिर वो साइड हो गई, क्योंकि जब ना लोगों को दिखा कि हाँ भाई दिस महात्मा जो हमें आज़ादी दिलाने वाले हैं, ठीक है, तो लोग मतलब कि बेवकूफ़ बनने लग गए, बेसिकली लोग बेवकूफ़ बने, तो मतलब कि वो इनको फॉलो करने लगे कि हाँ भाई महात्मा जी हमें आज़ादी दिलाएंगे। ऑल्दो मतलब आज़ादी तो उस टाइम पर मतलब एक्सटेंड हुई है, ठीक है, एक्सटेंड हुई है, बल्कि 30-35 साल एक्सटेंड हुई है आज़ादी उनकी वजह से। लेकिन चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जो है, इनके आने की वजह से फिर होम रूल मूवमेंट जो थी वो साइड लाइन हो गई। अब एक जो है बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये मोहनदास गांधी जो हैं इन्होंने इंडियन होम रूल लीग का जो नाम है वो चेंज कर दिया, ठीक है। 1920 में जो होम रूल लीग मूवमेंट है जो थी, ये होम रूल लीग थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग, मैडम बेसेंट वाली जो ये लीग थी, इसका नाम जो है इन्होंने चेंज कर दिया और रख दिया स्वराज्य सभा। लेकिन फिर एक साल में ही जो है इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया। बेसिकली जो है ये होम रूल मूवमेंट वाला जो सिस्टम था वो बस डाई डाउन हो गया। अब ये समझ लो कि वो डाई डाउन हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मिल गए वो चीज़, ठीक है। तो मतलब इन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली 1920 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मतलब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 1920 में मोहनदास गांधी ने प्रेसिडेंटशिप संभाली, कहाँ की, किसकी, ऑल इंडिया होम रूल लीग की, और नाम चेंज कर दिया ऑल इंडिया होम रूल लीग का टू स्वराज्य सभा, ठीक है, स्वराज्य सभा। अब फिर इसको एक साल बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया गया। तो ठीक है, चलो ये बात हो गई यहाँ पर मतलब खत्म कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो खत्म क्यों हुई 1919 तक, इसके बारे में हमने पूरी बात कर ली है। बहुत सारे रीजन मैंने बता दिए हैं आपको, इनको आप एग्जाम में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव गेन के बारे में कि अब जो फायदा देखें अगर हम इस मूवमेंट का, ठीक है, चलो डाई डाउन हो गई है मूवमेंट, होम रूल लीग वाली मूवमेंट, लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी तो थे। अब उन पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। एक देखो, एक बात तो ये है कि होम रूल मूवमेंट जो थी इट वॉज ए बेसिकली ए ट्रांजिशन फेज, क्योंकि देखो पहले जो था, आप अगर पहले की बात करो तो क्या बोलते हैं ना कि कांग्रेस जो थी वो इनएक्टिव थी, ठीक है ना। हमने अभी बात करी है कि कांग्रेस वॉज इनएक्टिव बेसिकली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था, मॉडरेट वगैरह कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है, काम धाम नहीं कर रहे थे, तो मतलब कि कांग्रेस वॉज इनएक्टिव। और गांधीयन फेज जो है, मोहनदास गांधी वाला जो फेज है, उसमें क्या बोलते हैं ना कि मास रिवोल्यूशन वाला, मास मूवमेंट वाला जो फेज है, उसके बीच का एक ट्रांजिशन है ये, ठीक है। मतलब कि इस मूवमेंट ने प्रिपेयर करा लोगों को, ठीक है, इस मूवमेंट ने एजुकेट करा लोगों को, इस मूवमेंट ने साथ लेके आई है लोगों को कि भाई जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो क्या होती है, ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, ठीक है। तो मतलब कि उस मास मूवमेंट के लिए जो मोहनदास गांधी वाले फेज में होने वाली थी, तो उसके लिए इस मूवमेंट ने प्रिपेयर किया लोगों को, ठीक है, होम रूल मूवमेंट ने। सो इट वॉज ए ट्रांजिशन फेज बिटवीन द इनएक्टिविटी और एक्टिविटी, जो मोहनदास गांधी वाले फेज में हमें देखने को मिलती है कि लोग जो है वो काफी मतलब एकजुट हुए थे। तो मतलब उसके बीच का ट्रांजिशन फेज है जिसने लोगों को प्रिपेयर किया है। अब ठीक है, अब देखो पहला जो क्या बोलते हैं, इसका एक पॉजिटिव गेन आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में, आपको याद रखना है, वो ये है कि इस मूवमेंट ने
एजुकेटेड एलीट पे जो पहले जो फोकस होता था, जो ये मतलब कि अपर क्लास जो होती थी, ठीक है, जो एजुकेटेड लोग थे जिनको मतलब कि कोई बाहर से एजुकेशन लेके आया है या फिर यहाँ पर भी जो है उसको अच्छी एजुकेशन मिली है, मतलब ठीक है, अच्छी एजुकेशन तो मैं क्या बोलूँ कि मतलब उस टाइम पर तो एजुकेशन तो क्या थी ब्रिटिश के टाइम पर, लेकिन फिर भी जो है मतलब ही वॉज अ बेटर एजुकेटेड, कंपेरेटिवली बेटर एजुकेटेड देन दी इलिटरेट पीपल, जिनको मतलब पढ़ना लिखना और मतलब क्या बोलते हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उनसे अगर जो बेटर एजुकेटेड लोग थे उन पर ज़्यादा पहले फोकस होता था। लेकिन क्या हुआ, इस मोमेंट के आते आते जो मतलब जो फोकस था वो मासेस पर किया गया, ठीक है, मतलब जो मासेस जो गांव में रहते हैं, जो देहात में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास पॉलिटिकल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि ये मूवमेंट क्यों चलाई जा रही है, क्या फ़ायदा होएगा इससे हमारा, किसके लिए है मूवमेंट ये, तो उनको एजुकेट करना मतलब उन पर फोकस ज़्यादा किया गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मतलब क्या बोलते हैं ना, मोहनदास गांधी वाले फेज में हमें ज़्यादा वो मिलता है, मतलब कि मास जो है मास रेवोल्यूशन, ठीक है, लोगों का मतलब एकजुट होकर अपना क्या बोलते हैं फ्रीडम फाइट करना, मतलब गांधीयन फेज में वो इसीलिए तो मिलता है क्योंकि इस मूवमेंट ने ही तो क्या बोलते हैं फोकस किया, लोगों को मतलब एजुकेट किया, ठीक है, एक साथ में लेके आई, ठीक है, फोकस चेंज किया। कांग्रेस का पहले फोकस किस पे था, कांग्रेस का फोकस पहले एजुकेटेड एलीट पे ही था, बेसिकली जो अपर क्लास होती है एजुकेटेड लोग जो हैं उन्हीं पर ज्यादा फोकस था, ठीक है। लेकिन इसने जो है गरीब लोग, देहात के लोग, ठीक है, जो रियल इंडिया जो है, रियल भारत जो है, ठीक है, उन पर फोकस किया, क्योंकि जो भारत है, ठीक है, असली जो भारत है वो गांव देहात में ही तो है, समझ रहे हो, गांव देहात में ही तो है असली भारत हमारा, ठीक है, वहीं तो रहती हैं जनता, ठीक है, इस भारत की देश की, तो उन पर इनका फोकस चेंज हुआ, ठीक है, ट्रांजिशन हुआ, मतलब फ्रॉम एजुकेटेड एलीट टू द मासेस। दूसरी चीज क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन थी, होम रूल लीग थी, इसने एक एज अ लिंक काम किया, इट वाज एज अ लिंक बिटवीन दी क्या बोलते हैं विलेजेस, ठीक है, बिटवीन द देहात विलेजेस, द रूरल रीजन्स एंड दी क्या बोलते हैं सिटी टाउन सिटी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों जगह के बीच में जो है एक लिंक का काम किया, ठीक है, एक क्रूशियल एक स्ट्रॉन्ग लिंक के रूप में ये ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आई, ठीक है। अब तीसरा जो इसका एक क्या बोलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है कि इसने बहुत सारी नेशनलिस्ट, ठीक है, जो आने वाले टाइम में हमें दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे देश के, हमारे देश के जवान, ठीक है, उनको प्रिपेयर किया, ठीक है, उनको प्रिपेयर किया, यानी कि मतलब उनके उनके दिलों में जो एक आग होनी चाहिए आज़ादी की वो डेवलप करी, ठीक है, उनको बताया, उनको समझाया, उनको सिखाया, ठीक है, कि आज़ादी किसको कहते हैं, ठीक है, हमें आज़ादी क्यों चाहिए, समझ रहे हो, तो मतलब ये जो है इन्होंने प्रिपेयर किया एक यंग जनरेशन को, एक नेशनलिस्ट के रूप में प्रिपेयर किया, ठीक है, हमारे नौजवानों को प्रिपेयर किया, ठीक है, इस मूवमेंट ने। अब एक और इसका चौथा रीजन, चौथा पॉजिटिव इंपैक्ट वो क्या है, वो ये है कि मासेस को जो है गांधीयन फेज के लिए, जो मोहनदास गांधी वाला जो फेज है उसके लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं अभी आपको थोड़ी देर पहले कि गांधी वाला जो फेज है इस टाइम पर हमें जो मास रिवोल्यूशन मिलता है, ठीक है, मास रिवोल्यूशन यानी कि मतलब लोग के लोग जो है, पूरी जनता जो है सड़कों पे इकट्ठा होकर पूरा देश जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करे, तो वो मास रिवोल्यूशन जो है मतलब उसके लिए प्रिपेयर किया, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो पांचवा इसका इम्पैक्ट है, पांचवा पॉजिटिव इम्पैक्ट वो इसका ये है कि इसने जो है ये रिफॉर्म्स होने वाले जो थे, ऑल्दो ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं जो अगस्त 1917 के डिक्लेरेशन में बताए गए थे, मतलब कि हम ये रिफॉर्म लेके आने वाले हैं, उसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है, मोंटेगू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, तो मतलब मॉन्टफोर्ड, ठीक है, मोंटेगू का आगे वाला मॉन्ट और चेल्मसफोर्ड का पीछे वाला फोर्ड, ठीक है, तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कह देते हैं इनको, या फिर मोंटेगू एंड चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स ये भी कह देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 1917 का अगस्त वाला जो डिक्लेरेशन है उसमें ये बताया गया था कि हाँ भाई रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं, तो वो रिफॉर्म्स क्यों लेके आने वाले हैं, उन्होंने वो कैसे, उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने क्योंकि वो इन्फ्लुएंस तो पड़ा ना, होम रूल लीग एजिटेशन भाई, उसका इन्फ्लुएंस तो पड़ा ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो ऐसी डाई डाउन हो गई, उन्होंने इन्फ्लुएंस तो किया, तभी तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हें रिफॉर्म्स देंगे, कुछ लेके आएंगे, अब पता नहीं क्या लेके आएंगे, कुछ लेके नहीं आए वो वैसे कुछ खास ब्रिटिश लोग, लेकिन फिर भी मतलब इसका इम्पैक्ट तो पड़ा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट का। अब एक और जो इम्पैक्ट है इसका होम रूल लीग मूवमेंट का वो क्या था, वो ये था
कि बाल गंगाधर तिलक और मैडम बेसेंट जो हैं उन्होंने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो रीयूनियन है उसको हेल्प किया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था। सूरत स्प्लिट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अलग हो गए थे। ठीक है ना, 1907 के आसपास हमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो सेपरेट होते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग हो गए अपने ग्रुप में कि भाई हमारा मतलब कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो हम एक साथ में काम नहीं कर सकते अब। ठीक है, तो इसी वजह से फिर क्या बोलते हैं स्प्लिट के बाद में अब 1915 में जो है फिर मैडम बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के एफर्ट्स की वजह से ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका मिलन हुआ। ठीक है, वो वापस जुड़ गए। ठीक है, एकजुट हो गए। और वो कहाँ हुए? लखनऊ में हुए। ठीक है, लखनऊ में। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, तभी मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर रीयूनियन हुआ? ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, बात याद रखना, 1916 में हुआ था। किसके एफर्ट्स की वजह से? तिलक और मैडम बेसेंट। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई पॉजिटिव इंपैक्ट की। काफी सारे पॉइंट बता दिए मैंने आपको, 5-6-7 पॉइंट बता दिए। इनको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ सेशन के बारे में। ठीक है, लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916। ठीक है, जब एक्सट्रीमिस्ट का कांग्रेस के अंदर वापस वेलकम हो गया था। ठीक है, तो मतलब कि 1915 में ये बोल दिया गया कि हाँ मॉडरेट को वापस ले लेंगे, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट को वापस ले लेंगे कांग्रेस के अंदर। मॉडरेट ने बोला ऐसे। और फिर 1916 में जो है हमें हो गया, मतलब 1916 में उनकी एंट्री हो गई। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट की इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोबारा। अब क्या हुआ, ये जो इसके लिए फैक्टर क्या थे बेसिकली, जो जिसने ये एक्सट्रीमिस्ट की रीयूनियन कराई मॉडरेट से, क्या फैक्टर थे इसके पीछे? इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन देखो ये था, एक तो कि जो पुराने जो मतभेद थे ना इनके बीच में, वो उनका कोई मीनिंग नहीं रहा। ठीक है, टाइम बढ़ गया, आगे साल बीत गए। ठीक है, सिचुएशन चेंज हो गई। अब वो जो पुरानी लड़ाई है, पुरानी जो मतभेद हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है अब। ठीक है, अब जो है एक नया फोरम है। ठीक है, एक नया जो है हमारे मतलब टाइम बदल गया है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब कि सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अब उन पुरानी लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं रहा। एक तो ये रीजन है। दूसरा जो रीजन है, दूसरा क्या है कि क्या बोलते हैं, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो दोनों ने ये रियलाइज किया, इन दोनों ग्रुप ने, कि भाई हमारा एकजुट होना जरूरी है। ठीक है, जब आप अकेले हो जाते हो, जब जो उंगलियां हैं अगर अलग अलग हो जाती है तो उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है, लेकिन जब उंगलियां मुट्ठी बन जाती हैं तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही बात मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ने रियलाइज करी। ठीक है, कि स्प्लिट के बाद में जो उनकी जो एक्टिविटी थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो मुश्किल हो गई। ठीक है ना, वो बहुत की मतलब ना इनएक्टिव हो गए, वो ना कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि मॉडरेट को एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत है और एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट की जरूरत है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने रियलाइज करी। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि मैडम बेसेंट है, मैडम बेसेंट और क्या बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनकी एफर्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट थे। इनके एफर्ट्स की वजह से, जैसे मैंने बता भी दिया अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि इन्हीं की वजह से जो है मतलब मॉडरेट ने एक्सेप्ट करा एक्सट्रीमिस्ट को। और ऐसा भी है कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट ने भी देखो अपनी तरफ से जो है, अपनी तरफ से उन्होंने भी एक पूरा यूं कहा कि हाँ भाई हम आपका साथ देंगे। ठीक है ना, मतलब हम मॉडरेट लोगों का साथ देंगे और हम नहीं चाहते कि मतलब ब्रिटिश को उखाड़ फेंके। ठीक है, हम नहीं चाहते कि पूरा ना मतलब बिल्कुल टोटल इंडिपेंडेंस, लेकिन हम बस चाहते हैं कि हमारा सेल्फ गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने भी, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं स्पेशली, जेल से बाहर आने के बाद में उन्होंने ये दिलासा दिया, उन्होंने ये कहा, मतलब उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि हम अपना सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, हम ओवरथ्रो करना नहीं चाहते गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, उन्होंने ये कहा एक्सट्रीमिस्ट लोगों को। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो वायलेंस हमने पहले हुआ वो भी मतलब सही नहीं था। ठीक है, उसकी वजह से भी जो है हमारी जो प्रोग्रेस है वो मतलब कम ही हुई है। ठीक है, हमारी जो प्रोग्रेस है वो मतलब डिक्लाइन हुई है। तो मतलब इन बातों की वजह से जो है उस मतलब मॉडरेट लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, हमें एक्सट्रीमिस्ट को जो है अपने वापस फोल्ड में, कांग्रेस के फोल्ड में ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। ठीक है, रीयूनियन का। चौथा रीजन क्या था? चौथा रीजन ये था कि जो दो मॉडरेट थे, जो फेमस प्रोमिनेंट लीडर थे मॉडरेट्स के, एक तो गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे फिरोज शाह मेहता, उन दोनों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तब तक तो मतलब उस वजह से भी जो है वो पहले अपोज कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट को, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो मतलब कि उस वजह से भी क्या बोलते हैं ना कि एक इफेक्ट पड़ा। ठीक है, कि मतलब मॉडरेट लोगों को मतलब लगा कि एक तो हमें एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत है, और ज्यादा ऑपोजिशन जो है मतलब देखने को नहीं मिली, ज्यादा ऑपोजिशन जो है एक्सट्रीमिस्ट के लिए मतलब हमें नहीं देखने को मिली। ठीक है, ड्यू टू दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ठीक है, कि दो फेमस जो लीडर्स हैं गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता,
उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। दे वर द मॉडरेट लीडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली लखनऊ सेशन की। लखनऊ सेशन के बारे में मैंने मतलब बताया है, ठीक है। लखनऊ सेशन में क्या हुआ था, रीयूनियन हुआ था, ये बात ध्यान में रखना। कहाँ हुआ था, लखनऊ सेशन में, ठीक है, 1916 के, ठीक है। कब होता था ये सेशन, दिसंबर में होता था, ठीक है। हर साल दिसंबर में होता था कांग्रेस का सेशन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो मतलब ये फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट का जो है रीयूनियन हो गया था कांग्रेस के अंदर, ठीक है। तो लखनऊ सेशन बोलते हैं, मतलब लखनऊ सेशन के लिए फेमस है, मतलब ये रीयूनियन जो है उनका। अब जो ये लखनऊ एक और यहाँ पर लखनऊ में ही इसी टाइम पर एक आपको इंपॉर्टेंट इंसिडेंट देखने को मिलेगा, वो है लखनऊ पैक्ट, ठीक है, बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसीलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में और इससे आगे के टॉपिक्स जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको सब कुछ मतलब वर्ड बाय वर्ड टू वर्ड बताई है। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको, ठीक है, या तो चाहे आप स्कूल में हो या फिर आपकी जॉब की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं सभी के लिए बनाता हूँ, ठीक है। ये आप स्कूल में भी काम आएगा आपको, अगर आप स्कूल में हो, या फिर अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए उतना ही यूजफुल है ये, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या तो मैं आपको आंसर वही लिख के बता दूंगा, या फिर मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।